हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर वी टॉक अबाउट एयर। क्लास 7 ज्योग्राफी से हम चैप्टर पढ़ेंगे एयर। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उनके कंपोनेंट्स। तो एटमॉस्फेयर के मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, माने एटमॉस्फेयर में कौन सी तीन चीज सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो सबसे एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती हैं? गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा हमारे क्या पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल। क्या पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। और तीसरा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर वेपर। याद रखना। तो कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? गैस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। तो सबसे पहले हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फाउंड इन द बल्क क्वांटिटीज। मानी तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है, 78% सबसे ज्यादा है। और सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी है? ऑक्सीजन है, वो हमारे सेकंड नंबर पे है 21%। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बल्क में पाई जाती हैं वो कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद जो अदर गैसेज हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है, भी आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, गैसेज होती हैं। गैसेज में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा बल्क में पाई जाती है। 78% हमारे पास ऑक्सीजन है, 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर। अब नाइट्रोजन के बारे में आते हैं। तो नाइट्रोजन गैस इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इज इसेंशियल फॉर प्लांट टू सर्वाइव। ठीक है, मगर जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। डायरेक्ट नहीं लेते, वो कैसे लेते हैं? वो बैक्टीरिया के थ्रू लेते हैं। जो सॉइल्स में है, रूट्स में है, जो प्लांट में जो बैक्टीरिया होते हैं, वही जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को एयर से लेते हैं और उसके फॉर्म को चेंज करके प्लांट उनको क्या करता है? यूज करता है। ठीक है, सेकंड आ जाइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। कितना परसेंटेज है इसका? 21% है। याद रखना, एमसीक्यूज में आ जाता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो याद रखो 78 है। ऑक्सीजन कितना है? 21% है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज वेल दे ब्रीथ। याद रखना। अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं। याद रहेगा। तो ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट बट यूज बाय ह्यूमन। याद रहेगा, क्या करते हैं? रिलीज बाय प्लांट। प्लांट से वो क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है और यूज बाय ह्यूमन बींग्स। हम लोग उसे क्या करते हैं? यूज कहते हैं। और प्लांट किस प्रोसेस से ऑक्सीजन को रिलीज करती है? तो वो करती है फोटोसिंथेसिस। याद रहेगा। ये देखिए, और हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी गैस है, हम ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। सेकंड आइए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है ये? ग्रीन हाउस गैस है। याद रखना, क्या बोलते हैं हम इसे? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? CO2। ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? प्लांट। वो अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में खाना बनाने में कौन सी गैस को यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। और रिटर्न में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और वही ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइ वो हम यूज कर। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल। ठीक है, ये क्या होता है? इक्वल होता है। मगर क्या कुछ कारणों से, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो रहा है? जो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और कौन कौन से मेन कारण है? तो सबसे पहला कारण कौन सा मालूम है आपको? सबसे पहला कारण है बर्निंग ऑफ, अरे यहां पर ये रह गया, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये फर्स्ट रीजन है। और सेकंड क्या है? हम लोग बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, और जब लार्ज अमाउंट में पेड़ काटे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। माने डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से एनवायरनमेंट में CO2 क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। माने ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ये
इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, ग्रीन हाउस गैस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ग्रीन हाउस इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या हो रहा है हमारा मालूम है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सबसे बड़ी कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज कैसे हो रही है, देखो वैसे तो हमारा बिल्कुल बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन एंड एनिमल सीम्स टू बी इक्वल, मगर कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो रही है ज्यादा, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गई और डिफोरेस्टेशन हो गई। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, सी लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। याद रखना ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उसके रिजल्ट क्या हो रहा है, सी लेवल जो है वाटर का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। क्लियर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब आपके आया स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो याद रखना जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमने उसे कई लेयर्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। और जो मेनली कितनी लेयर्स में हमने डिवाइड करा, उन्हें 5 लेयर्स में हमने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर रखा है। जो सबसे पहली लेयर है, सबसे जो बॉटम में आती है सबसे पहली लेयर, वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है, द दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्यों, मालूम है क्यों, क्योंकि जितनी भी ऑल वेदर फिनोमिना, चाहे रेनफॉल हो, चाहे फॉग हो, चाहे क्लाउड फॉर्मेशन हो, चाहे हेल्स हो, ये सब कहाँ कर होते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में अकर होती है। ये देखिए ट्रोपोस्फेयर, और इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। वैसे तो ये 20 किलोमीटर तक है, कुछ जगह 18 टू 20 किलोमीटर तक, मगर जो इसकी एवरेज हाइट है वो कितनी है, 13 किलोमीटर तक है। और ये फर्स्ट लेयर है, याद रखना फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 30 किलोमीटर तक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी जो वेदर फिनोमिना है, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे क्लाउड का फॉर्मेशन हो, चाहे फॉग हो, चाहे हेल्स हो, वो सब कहाँ पर होता है, वो सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। माने जो हम लोग रह रहे हैं, हम जो हम लोग, वो कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। क्लियर, याद रहेगा, बहुत बच्चे हैं। अब आइए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड जो हमारी सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी हमारी, स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर कहां तक होती है, 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहां तक पाई जाती है, 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। और इस लेयर की जो सबसे कहते नहीं, सबसे जो बढ़िया बात है, मतलब बढ़िया क्या, जो सबसे मेन पॉइंट ये क्या है, ये क्लाउड फ्री है। ये क्या है, क्लाउड्स फ्री है, यहाँ पर बादल नहीं होते हैं। माने कोई भी जो वेदर एक्टिविटी है या वेदर फिनोमिना है यहाँ पर नहीं होता है। और इसीलिए ये सबसे आइडियल होती है किसके लिए, एरोप्लेन उड़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ बादल नहीं होते हैं। जैसे आप कभी एरोप्लेन में गए हैं, देखो अगर जब क्लाउड्स आते हैं तो एरोप्लेन में ट्रोप्लाइंस आता है, वो हिलता है, तो सबकी धड़कनें भी हिलती हैं। तो वो सब एक्टिविटी कहाँ हो रही है, वो यहाँ पर होती है। इसीलिए एरोप्लेन जो होता है उसके लिए जो सबसे बेटर कंडीशंस है वो कहाँ पाई जाती हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं। और इसी में सबसे मेन एक गैस है, कौन सी, ओजोन, जिसको हम कहते हैं O3। O2 कौन सी है, ऑक्सीजन, गुड। O3 कौन सी है, ओजोन। तो जो ओजोन गैस है वो कहाँ पाई जाती है, याद रखोगे, कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस। और अच्छा, ओजोन गैस का क्या काम है, गैस का क्या काम है, किसी को पता है, किसी बच्चे को याद हो, चलो कोई नहीं हम बताते हैं। ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। उसका जो सबसे मेन काम है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उनको रोकता है, हमारे पास आने से उनको क्या करता है, रोकता है। और अगर अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पास तक आ जाए तो हमें कई तरीके की स्किन डिजीजेज होंगी, लाइक कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सी चीजें होंगी। तो जो याद रखना, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ तक है ये, 50 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फ्री फ्रॉम क्लाउड है एंड कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता। इसीलिए सबसे ये किसके लिए आइडियल है, फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। क्लियर। अब आ जाइए थर्ड पे, मेसोस्फेयर। ठीक है, ये 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये कौन सी नंबर की लेयर है, थर्ड। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर। ठीक है। इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं, इसमें जो जितने भी मेटोरॉइड्स होते हैं वो बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं, मतलब यहां तक आते आते वो सब क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, स्वाहा, जल जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर में क्या है, सबसे मेन चीज है ये, ऐसे देखो हम जैसे जैसे
ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा मालूम है? टेम्परेचर क्या होगा, बताओ बताओ? डिक्रीज होगा। हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। मगर इस लेयर में एक अलग ही खासियत है, क्या है? यहाँ टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद द इंक्रीज हाइट। माने यहाँ पर ऊपर जाने से टेम्परेचर एकदम क्या होता है? गिरने लगता है। उसके रीजन क्या? वहां पे जो गैसेज हैं उनके रीजन है। ये कहाँ तक पाया जाता है? ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। और इससे हमेशा एक एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द लेयर। माने थर्मोस्फेयर से जितनी भी रेडियो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाती हैं? वापस आ जाती हैं। याद रहेगा कहाँ किससे? थर्मोस्फेयर से। इसके बाद सबसे लास्ट लेयर कौन सी है? एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे बाहरी जो लेयर है वो, ये क्या है? यहाँ पे बहुत ही थिन एयर है और लाइट गैसेस पाई जाती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। और इसी के बाद क्या शुरू हो जाता है? स्पेस, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो क्लियर? तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्वेश्चन आ जाए कि कितनी लेयर है, तो कितनी लेयर है? 5 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है बताइए? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अच्छा, एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस कहाँ पर मिलती हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन गैस कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में। सारी वेदर फिनोमिना एक्टिविटीज कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। रेडियो एक्टिविटीज, जो रेडियो एक्टिव रेज होती है वो कहाँ से ट्रांसमिटेड जो होती है वो वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आ जाती हैं? थर्मोस्फेयर से आ जाती है। अब इसके बाद आ गया हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम वेदर और क्लाइमेट को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वेदर के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? तो वेदर क्या होता है? वेदर होती है हमारी, याद रखना, डे टू डे और आवर टू आवर जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होता है? वेदर। माने जो वेदर होता है वो डे टू डे और आवर टू आवर क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे कभी देखा होगा, कभी एकदम ब्राइट सनशाइन होती है, फिर थोड़ी देर बाद रेनफॉल होने लगती है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा धूप आ जाती है। तो क्या डे टू डे या आवर टू आवर जो चेंज होता है वो हमारा क्या है? वेदर है। याद रहेगा। और क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट क्लाइमेट क्या है पता है? क्लाइमेट में हम किसी भी प्लेस का मिनिमम 30 ईयर तक वहां का वेदर देखते हैं। उसके बाद हमें वहां पर कितने ईयर्स तक? 30 ईयर्स तक जब हम वहां का पूरा वेदर देखेंगे तब हम वहां का क्लाइमेट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट ऑफ राजस्थान, पता है राजस्थान में डेजर्ट है, वो कौन सा? एरिड है। हम क्या बोलते हैं? एरिड है। एरिड माने शुष्क, जहां पर पानी की कमी होता है। तो हमने क्या तुरंत बता दिया डे टू डे देखे? नहीं, वहां 30 ईयर्स तक हमने वहां का वेदर देखा, और 30 ईयर्स तक वेदर देखने के बाद हमने क्या बताया कि वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या हो गया? एरिड है, माने शुष्क, जहाँ पे पानी कम है। तो याद रखना, वेदर क्या होता है? डे टू डे और आवर टू आवर हमारा जो कंडीशंस होती है वो वेदर में आती हैं। और क्लाइमेट के लिए हम कितने साल तक का वहां का वेदर देखते हैं? 30 ईयर्स तक देखते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है वेदर और क्या? क्लाइमेट में। अब आइए टेम्परेचर, इनका मेन कंपोनेंट है एकदम वेदर और क्लाइमेट का, टेम्परेचर। तो सबसे पहले टेम्परेचर की डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर नोन एज टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर हम किस में नापते हैं? नापते तो कहीं में जो सबसे स्टैंडर्ड है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वी फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है। द टेम्परेचर चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट। तुमने देखा होगा दिन और रात में टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। सीजन टू सीजन चेंज हो जाता है। समर आर हॉटर एंड देन विंटर। जैसे नहीं, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो समर क्या होता है? ज्यादा हॉट होता है, विंटर क्या होता है? कम। और इन सब के पीछे रीजन क्या होता है? सबसे मेन वो होता है, वो हम डिस्कस करते हैं, इंसुलेशन। सबसे पहले इंसुलेशन देखो, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर द इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है? इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सोलर एनर्जी आती है उससे जो हमें हीट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से जब हम 0 डिग्री जो हमारा लेटीट्यूड है उससे जब हम कहा जाते हैं पोल्स की तरफ जाते हैं, तो जो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है बताइए?
कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो उसका रीजन क्या है? अब देखो, उसका रीजन यही इंसुलेशन। जैसे अब जैसे जो हमारा इक्वेटर है, आप देखेंगे जो सनरेज है इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो सनरेज है उनका देखो एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो अमाउंट रिसीविंग सनरेज है वो यहाँ पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इंसुलेशन क्या होता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होता जाएगा। जब इंसुलेशन कम होता जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब धूप ज्यादा तेज होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या होता है, तो तुमने देखा होगा जो इक्वेटर, जो इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, डिक्रीज होता रहता है, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर, और उसी मैनर में टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अच्छा, गांव और शहरों में भी टेम्परेचर में अंतर हो जाता है। वो किस लिए होता है मालूम है? देखो रूरल और अर्बन एरियाज में टेम्परेचर अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो तुमने देखा होगा जो शहर्स में वहां पे बिल्डिंग्स बनी है, रोड बनी है, जो उसको क्या करती है, हीट को ज्यादा एब्जॉर्व करती है। तो इसलिए वो दिन में क्या हो जाते हैं, ज्यादा गर्म हो जाते हैं। और द हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और नाइट जैसी रात होती है तो वो हीट को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। मगर दिन में देखोगे तो जो रूरल एरियाज के कंपेयर अर्बन एरियाज क्या होते हैं, ज्यादा गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बिल्डिंग्स ज्यादा बनी है, रोडें बनी है, मेटल्स है वहां पर, तो वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, जिस वजह से वहां पर गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो याद रहेगा कि वेदर और क्लाइमेट क्या हो गया। देखो वेदर क्या होगी, डे टू डे और आवर टू आवर कंडीशन है। क्लाइमेट 30 ईयर्स तक देखा जाता है। सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस पे डिपेंड है, इंसुलेशन पे। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बताया, इक्वेटर से जैसी लेटीट्यूड हमारा कम होता जाएगा, ऊपर की तरफ हम जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। अब तुम इंडिया में ही देख लो, जैसे अब जैसे इंडिया में देखो, जैसे आप लोग कुछ इस तरीके का मैप है। अब हंसना मत तुम लोग, मैप बस समझ लो ये। अब देखो ये साउथ में और नॉर्थ में, ठीक है, और इंडिया के नीचे जा रही है, यहाँ पे 0 डिग्री लेटीट्यूड जा रहा है, ठीक है। तो साउथ में क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, यहाँ गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जैसे ही हमारा लेटीट्यूड क्या होता है, बढ़ता जाता है, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ऊपर जहाँ जम्मू कश्मीर में आएंगे वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, बिल्कुल कम। यहाँ पे एक रीजन हाइट भी है, मगर लेटीट्यूड भी जैसे क्या होगा, ऊपर बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो क्लियर, सब क्या आया समझ में? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, एयर प्रेशर। देखिए एयर प्रेशर क्या होता है, द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एयर प्रेशर। याद रखना, द वेट द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एयर प्रेशर, ठीक है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? याद रहेगा, इतना तो इजी है ये तो। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखो हाई एयर प्रेशर। देखो एयर प्रेशर और टेम्परेचर में जस्ट अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे यहाँ ले लो टेम्परेचर और यहाँ ले लो एयर प्रेशर, ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो। और टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, हाई। कैसे होगा, अब ऐसे समझो कैसे होगा। देखो अगर कहीं लो टेम्परेचर है, सपोज करो, ठीक है, लो टेम्परेचर माने सर्दी है, तो एयर क्या हो जाएगी वहां पर, कूल, ठंडी होगी। ठंडी होगी तो वो क्या हो जाएगी, हैवी होगी, और डेंस हो जाएगी, माने उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो जो विंड है वो क्या हो जाएगी, हॉट होगी। और जब वो गर्म होगी तो वो क्या हो जाती है, लाइट वेट हो जाएगी, माने हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हल्की, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। याद रहेगा, अभी बस इतना ही समझो, बाकी आप डीप में ज्यादा हायर क्लासेस में समझेंगे। तो एयर प्रेशर क्या होता है, द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज एयर प्रेशर। और जहां टेम्परेचर लो होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और जहां टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। याद रहेगा। और ये किस लिए बताया, इसलिए बताया कि द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जो हवा है वो हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है। अब ये मत पूछना क्यों, और जो पूछ ही लिया तो बताता हूँ क्यों, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, मैंने बताया, ठीक है।
हाई से लो चलेगी। अच्छा, हाई प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? लो। ठीक है, याद रहेगा। और लो प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? हाई। तो जब टेम्परेचर, यहाँ पे आओ, जब टेम्परेचर हाई होगा तो मैंने क्या बताया था, जो विंड है वो क्या हो जाएगी? कूल होगी या हॉट होगी? हॉट होगी, गर्म होगी। और जब हॉट होगी तो वो वेट उसका क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। और जब वेट लाइट हो जाएगा तो वो ऊपर उठेगी। क्या उठेगी? ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर स्पेस क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इस स्पेस होगा तो वहां पे दूसरी हवा उसे लेने आएगी। ठीक है, तो वही इसी तरीके रोटेट होती रहेगी। तो याद रखना था, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। तो याद रखो, थ्री टाइप्स ऑफ विंड होती हैं। एक होती है परमानेंट विंड, एक होती है सीजनल विंड, और एक होती है लोकल विंड। ठीक है, आपके 7th क्लास में तो बहुत नॉर्मली है, और डीप में तो इसका आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो थ्री देखो विंड क्या होती है। देखो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, विंड किस डायरेक्शन में चलती है तो आप बता दोगे क्या? द विंड किस में चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया चलती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ठीक है, ये डेफिनेशन है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब विंड कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमानेंट विंड। जो परमानेंट विंड्स होती है वो थ्री टाइप की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। अब ये मैप देखो मैंने इसीलिए लगा रखा है। देखो ये 0 डिग्री क्या होता है? 0 डिग्री लेटीट्यूड क्या होता है? इक्वेटर। अच्छा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखना, लेटीट्यूड जो लेटी हुई है इस तरीके, और लॉन्गिट्यूड क्या है? जो लॉन्ग खड़ी है, याद रखना। तो 0 डिग्री लेटीट्यूड क्या है? ये। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इक्वेटर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ जो विंड चलती हैं वो कौन सी विंड होती हैं? ट्रेड विंड। ठीक है। अच्छा, परमानेंट विंड की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक देख लो। परमानेंट विंड क्या होती है? दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये पूरे साल भर माने पूरे ईयर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, इनमें कभी चेंज नहीं आता है। याद रखना, एक ही है द। ठीक है, याद रखना, ये पूरे साल भर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है? फ्लो होती है। थ्री टाइप्स की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज कहाँ होती हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इक्वेटर की तरफ चलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, अब आ गया वेस्टर्लीज, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सब पोलर रीजन की तरफ चलती हैं। ठीक है, वो कौन सी हो गई? वेस्टर्लीज। और सेम सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से सब पोलर रीजन की तरफ चलती हैं वो कौन सी विंड है? वेस्टर्लीज। और उसके बाद जो सबसे ऊपर आ गई वो आ गई ईस्टर्लीज। ये पोलर रीजन से आती है, बहुत ही ठंडी हवा होती है, एकदम बर्फ के तरीके। और ये कहाँ आती है? ये पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ चलती है। ये पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ चलती है, ये कौन सी होती है? ईस्टर्लीज। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ट्रेड विंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। वेस्टर्लीज जो सब पोलर रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो सब पोलर रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की ओर चलती हैं। अब पोलर और पोलर ईस्टर्लीज जो बिल्कुल ठंडी होती है वो पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ चलती हैं। और चलने का डायरेक्शन क्या है? वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रहेगा परमानेंट विंड्स। उसके बाद आइए सीजनल सीजनल विंड। देखिए सीजनल विंड ये वो होती हैं जो अपने डायरेक्शन में डिफरेंट सीजन में क्या होती है? चेंज करती रहती है। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मानसून। मानसून क्या है? मानसून क्या एक विंड है, याद रखना। मानसून एक विंड है जो मई और जून में कहाँ पे चलती है? इक्वेटर रीजन से ऊपर जब आती है तो इंडिया की तरफ आती है। तो इंडिया में जितनी भी बारिश होती है वो किस विंड से होती है? मानसून विंड से होती है। तो ये क्या होती है? ये चेंज देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन। तो जब समर सीजन होता है तो ये मानसून विंड सदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, और जब विंटर सीजन होता है तो ये दोबारा अपनी डायरेक्शन क्या कर देती है? चेंज कर देती है, तब ये इक्वेटर की तरफ चलने लगती है। सीजनल विंड। थर्ड आ गई अब लोकल विंड्स।
लोकल विंड्स वो होती हैं जो पर्टिकुलर पीरियड में चलती हैं, सिर्फ कभी कभी चलती हैं। अब जैसे जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, जितने भी इसमें नॉर्दर्न इंडिया के हैं, मोस्टली यूपी, पंजाब, राजस्थान, बिहार के हैं, वहां पे देखा होगा तुमने, गर्मी में एक हवा बहने लगती है, फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं लू, कहते हैं। ये बहुत ही ड्राई विंड होती है, इसमें मॉइस्चर होता नहीं। लू विंड, लू होती है। तो ये लू कौन सी विंड है? ये है लोकल विंड, जो सिर्फ किसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, हर जगह नहीं चलती है। तुम सोचो मेघालय में लू चलती हो, तमिलनाडु में लू चलती हो, तो नहीं। लू कहाँ पे चलती है? कहाँ पे चलती है? नॉर्दर्न इंडिया में चलती है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में चलती है। और कब चलती है? समर सीजन में चलती है। तो लोकल विंड्स वो होती हैं जो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, छोटे छोटे रीजन्स में जो चलती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या लिख लो? लू। यहाँ पे लिखा नहीं, आप लोग लिख लो। लोकल विंड्स का एक एग्जांपल क्या लिख लो? लू लिख लो, जो इंडिया में फ्लो होती है। अब आइए नेक्स्ट। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम आ गए वाटर वेपर्स पे आ गए। लास्ट टॉपिक है, बस जल्दी खत्म होने वाला, ज्यादा बोर भी मत हो आप लोग। वाटर वेपर्स पे आ गए। देखिए, सबसे पहले वाटर वेपर के लिए आपको मॉइस्चर पता होना चाहिए। मॉइस्चर क्या होता है मालूम है? बताओ। वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलते हैं। और मॉइस्चर ही को क्या बोलते हैं? मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जब किसी दिन तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जब ज्यादा चिपचिपाहट हो जाती है, पसीना आने लगता है, तो बारिश होने लगती है, तो वो मतलब ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है। तो मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और जब बहुत ही ज्यादा, व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल ह्यूमिड डे, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ह्यूमिड डे कहते हैं। अब जैसे मानसून, जो अपना ये रेनी सीजन आ गया है, तो अब क्या होगी? ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, माने एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। और सबसे पहले अब देखो, इसके लिए पता होना चाहिए आपको क्या। अब वाटर वेपर है, वाटर वेपर से क्या बनता है? बादल। When the water vapor rise is start cooling, the water vapor condense, causing formation of droplet of water. Clouds are masses to such water droplets. तुमने देखा होगा, सेवेंथ क्लास में हो, तुम लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ी होगी कि कंडेंसेशन होता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वही धीरे धीरे क्या होते हैं? क्लाउड बनते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं। और जब वही ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी फ्लोट इन द एयर, दे आर कम डाउन एज अ प्रिसिपिटेशन, माने वो रेनफॉल, बारिश के रूप में हमारे पास क्या आते हैं? वापिस आते हैं। सेम जो वाटर साइकिल तुमने पढ़ी हुई है। ठीक है। तुम्हारे में सबसे मेन क्या मालूम है? तुम्हारे में मेन है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। अभी डायग्राम में देखो। सबसे पहले साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल जो किसी साइक्लोन के आने से आती है। और साइक्लोन हमारे दो होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल और एक होते हैं टेम्परेट। इनके बारे में ज्यादा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। अब तुमने देखा होगा इंडिया में मोस्टली अक्टूबर के टाइम पे ना, बे ऑफ बंगाल में, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, एंड जो नहीं, मोस्टली जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, वहां पे अक्टूबर में तुमने देखा होगा साइक्लोन आते हैं। और जब साइक्लोन आते हैं तो पूरी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में खूब ज्यादा बारिश होती है। और मतलब उसका, साइक्लोन का इफेक्ट यूपी बिहार तक आता, बारिश होती है। तो वो कौन सी रेनफॉल होती है? वो होती है साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। ठीक है। फिर आगे रिलीफ रेनफॉल, माने ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब हम्म, कोई मानसून विंड आती है जिसमें, या कोई भी विंड है जिसमें खूब ज्यादा मॉइस्चर है, और वो क्या होती है? पहाड़ों से टकराती है। और जब वो टकराती है तो ऊपर जाती है, तो जब ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और एक ऐसी जगह आएगी जहां पे जो क्लाउड होंगे वो सेचुरेटेड हो जाएंगे और बारिश होने लगेगी। तो उस तरीके की बारिश को क्या कहते हैं हम? ओरोग्राफिक रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल माने पर्वतीय वर्षा, माने जो पहाड़ों से टकरा के होती है। अच्छा, तुम लोग बताओ, मेघालय में जैसे तुम लोग जो बच्चे मेघालय के देख रहे होगे, या जो वेस्टर्न घाट है, वहां पर कौन सी बारिश होती है? इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट पे होती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में होती है? नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? चेरापूंजी, मतलब जो मेघालय वाला एरिया है। ठीक है, मानसिन नाम चेरापूंजी। तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो कौन सी होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, माने विंड्स आती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, क्लाउड बनता है, सेचुरेटेड होता है, बारिश ज्यादा होती है। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, वो यही बारिश होती है, याद रखना। ओरोग्राफिक रेनफॉल माने रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, जो पहाड़ों से टकरा के होती है। और तीसरी कौन सी होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो तुमने वाटर साइकिल में पढ़ी है कि खूब ज्यादा जब सनरेज आती है, वाटर जो एयर जब वार्म हो जाती है तो कंडेंसेशन ज्यादा होता है, फिर ऊपर जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर बारिश होती है। वो कौन सी होती है? कन्वेंशनल। तो कितनी टाइप्स की रेनफॉल होती है? 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक।
तो तुम्हारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।